साथियों, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मैं टिकेश्वर महिलांगे एक शासकीय शिक्षक के रूप में सेवा दे रहा हूं। मैं आज आप सभी को हमारे पावन ग्राम खिसौरा, गौरव ग्राम खिसौरा, स्वतंत्रता संग्राम ग्राम खिसौरा के पावन धरा की गुणगान स्वरूप यह वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बुढ़वा भगत शिक्षण समिति ग्राम खिसौरा के तत्वाधान में सरस्वती शिशु मंदिर खिसौरा में पूर्व छात्र पूर्व आचार्य सम्मेलन का आयोजन रखा गया था, जिसमें हमारे महासमुंद जिले के कलेक्टर श्री प्रभात मलिक जी का मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ। उनका हमें समय प्राप्त हुआ जो हमारे लिए अमूल्य रहा, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी महती योगदान रही। और इस धरा के बारे में मैं कहना चाहूँगा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम में है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। मैं 4 साल इस सरस्वती शिशु मंदिर खिसौरा में अध्ययन करके, पढ़ाई करके, आचार्यों गुरुजनों की शिक्षा दीक्षा से मुझे सफलता में महती योगदान मिला, उनका आशीर्वाद मिला। सभी गुरुजनों को मैं नमन करता हूं। और आइए अब हम हमारे कलेक्टर साहब मलिक जी की स्वागत करते हैं, उनके उद्बोधन को सुनते हैं। उनके उद्बोधन से हम एक नई प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन के बारे में संक्षेप में जानते हैं और प्रेरणा लेते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम अग्रसर होते हैं। कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न रुक थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए इसी भाव के साथ हम जो है हमारे कलेक्टर साहब जी के ओजस्वी पूर्ण उद्बोधन की ओर हम आपको लेकर जाते हैं। स्वागत है। इसको मैं बताता हूँ कि परम सौभाग्य का विषय है। भले भारत माता की। आज सरस्वती शिशु मंदिर के इस एनुअल फंक्शन में मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय देवकर साहब जी, आदरणीय जागेश्वर साहू जी, रुद्रराम साहू जी, गिरीश साहू जी, चंदनमल बाफना जी, तेजराम पटेल जी, पवन पटेल जी, शिशु मंदिर से संबंधित समस्त व्यवस्थापकगण, मंडल के सदस्यगण, आपकी जो हमारे स्कूल की समिति के पालकगण, एलुमनाई, सभी बच्चे, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए भी ये बड़ा एक उस समय एकदम अचंभित सा हुआ जब मेरे पास स्कूल से साहब लोग आए, लेकिन मेरा स्कूल में आने का विशेष मन इसलिए हुआ क्योंकि मैं मूल रूप से हरियाणा से रहने वाला हूं। मैंने अपनी जो 9वीं और 10वीं की थी हरियाणा में, एक शहर है भिवानी। आप में से कोई अगर रायगढ़ को जानता होगा तो रायगढ़ के संस्थापक में से एक सेठ किरोड़ीमल थे। सेठ किरोड़ीमल ने पहले हरियाणा में भिवानी स्थापित किया था, फिर वहाँ से उठ के वो सब लोग रायगढ़ आए थे। तो भिवानी में मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी। वहाँ पे मैं एक स्कूल में पढ़ा था, इसका नाम था हलवासिया विद्या विहार, वो भी शिशु मंदिर नेटवर्क का है। तो मेरी अपनी स्कूल से संबंधित यादें थी, वो काफ़ी सारी यादें आज ताज़ा हो गई, क्योंकि एक मैं समझ रहा हूँ समय हो रहा है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं भी उस तरफ बैठा होता था जब स्कूल में था, आखिरी पंक्ति में होता था, और स्टेज पे जब लोग मुख्य अतिथि स्पेशली जब बहुत ज़्यादा बोलते थे तो पीछे से गुस्सा होते थे।
मैं छोटे शब्दों में बातें कहूँगा, मैं ऐसी बातें कहूँगा जो शायद उस समय मैं जब सुनता था मैं सुनना चाहूँगा। आज याद इसलिए ताज़ा हुई क्योंकि मैं जब भिवानी गया था, मैं उससे पहले गुड़गांव को आप सब लोग जानते होंगे, उस समय बड़ा शहर था। मैं गुड़गांव जैसे शहर में डीपीएस स्कूल में 8वीं तक पढ़ा था। उसके बाद सडनली मैं खलवासिया विद्या विहार में गया। कहने को अंग्रेजी मीडियम था, बातचीत सब हिंदी में होती थी। और उस स्कूल में जाके मैंने वो 2 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम साल हैं, इसलिए क्योंकि 8वीं तक मैं जिस स्कूल में पढ़ा, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, मैं बातचीत बहुत अच्छा करना जानता था। लेकिन उस स्कूल में जब गया तो मैंने देखा कि मेरे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, मेरे कंसेप्ट सारे गोल थे। उस स्कूल में 2 साल में मुझे बहुत अच्छे आचार्य मिले, मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले और ऐसे लोग मिले जो बात करने में शायद देसी हिंदी या हमारे यहाँ हरियाणवी चलती, हरियाणवी में बात करें, लेकिन जब गणित और विज्ञान की बात आती थी तो मुझसे कहीं आगे थे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस परिवेश में आप पढ़ रहे हैं, आप मेरे से पहले बहुत सारे प्रवक्ताओं ने कहानी बताई कि स्कूल किस तरह 1990 से ईंट बन के इतना बड़ा बना है। सब ने आके अपने आचार्यों का आभार माना। कोई स्कूल कहाँ पे स्थित है या वो कितना बड़ा कैंपस है या उसकी कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये कभी मायने नहीं रखता। मैंने जिस स्कूल को अपना 12वीं तक मानूंगा कि सबसे बड़ा आधार था, स्कूल में कोई एसी नहीं, कुछ नहीं, इसी तरह का स्कूल था। जिस स्कूल से आया था उससे तो बहुत इंफ्रा के मामले में या टीचरों की अंग्रेजी बोलने के मामले में नीचे था। लेकिन जब हमने वो 2 साल पढ़ा और उसके बाद जब हम निकले, हम लोग शायद अपनी क्लास में 50 बच्चे होंगे, 50 में से उस स्कूल से हम 12 लोगों का ग्रुप था। एक साथ आधे लोग आईआईटी में गए थे, आधे लोग एम्स में गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस शहर में आप पढ़ते हैं, किस तरह के स्कूल में आप पढ़ते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता। आपके जो सहपाठी हैं, आपका जो परिवेश है, आपके जो आचार्य हैं, वो कितने समर्पित हैं, वो आपको शिक्षा में बहुत बड़ा फर्क डालता है। मेरे को आज भी याद है, मैं एक अंग्रेजी स्कूल से हलवासिया विद्या विहार आया। शायद अभी भी शिशु मंदिर के अंतर्गत वो 10वीं स्तर पे ऑल इंडिया प्रतियोगिता होती है, जिसमें एक वो किताब होती थी, किताब को याद करना होता था, श्लोक होते थे, उसमें कई सारे इतिहास की बातें होती थी। अभी होती हैं, हाँ। उसमें मैं नेशनल लेवल प्रतियोगिता में फाइनल स्तर पे पहुंचा था। उस समय इतना गुरुजी ने याद करवाया था, मुझे आज भी कभी कभी हवन में बैठता हूं तो श्लोक याद आ जाते हैं। लेकिन मैं ये चीजों पे इसलिए आया, आप लोगों के आज यहाँ पे सामने स्कूल के एलुमनाई बैठे हैं जो यहाँ से छात्र रह के आज विभिन्न जगह पे कार्यरत हैं। कोई सरकारी नौकरी में है, कोई निजी क्षेत्र में है, कोई व्यवसाय कर रहा है, और छात्र बैठे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। मैं दोनों पे 2 चीजें बताना चाहूँगा। एक, मैं हरियाणा में एक जिला है सोनीपत, वहाँ पे जो मेरा गांव पड़ता है वो भैंसवाल है। अब वो गांव ऐसा है कि उस गांव से आज की तारीख में करीब 40 अधिकारी, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा एवं अन्य, वहाँ से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सब निकल चुके हैं। मैं गांव में कभी नहीं रहा। मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी गांव के सरपंच रहे हैं, फिर विधायक का चुनाव लड़े। लेकिन क्या था कि उस गांव में मैं जब भी गांव जाता था उनके साथ, तो मैं देखता था कि गांव से जुड़े हुए लोगों का उस गांव के प्रति और स्पेशली शिक्षा के प्रति इतना ज़्यादा लगाव था कि कोई भी आदमी बड़ा से बड़ा अधिकारी बने, बड़ा से बड़ा व्यवसायी बने, वो गांव में जाके स्कूल में जरूर कुछ देके आता था। आज उस गांव में स्कूल है, कॉलेज है। और मैं भी याद है कि जब मैं आईएएस में पहली बार निकला, मेरे पिताजी मुझे गांव लेके गए कि जाओ यहाँ पे कुछ तो बच्चों को बताओ पढ़ना कैसे है। ये कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप में से कई लोग जो यहाँ सामने बैठे हैं व्यवसाय करते होंगे, कई बच्चे हैं जिनके माता पिता व्यवसाय में होंगे। एक व्यवसायी कैसे काम करता है, वो पूंजी लगाता है, उस पूंजी को बढ़ाता है। और कोई भी व्यवसायी आप देखोगे वो 3 दशक आगे का सोचता है, 3 पीढ़ी आगे का। तो मैं आज इतनी पूंजी लगा के जमीन खरीदूंगा, मेरी अगली पीढ़ी उस पर फैक्ट्री बनाएगी, उससे अगली पीढ़ी उसको और आगे बढ़ाएगी। जो हमारा सामाजिक परिवेश होता है वो भी कुछ इसी तरह से काम करता है, इसको हम सोशल कैपिटल कहते हैं।
अगर 1990 में लोगों ने शिक्षा के लिए अपना पैसा लगाया कि हम शिक्षा अच्छी करेंगे, लोगों ने अपना पैसा लगाया, अपना समय दिया, अपना, आपके जो आचार्य लोग थे उन्होंने अपना पढ़ाई कराई, उससे जो आपकी अगली पीढ़ी निकली वो पिछली पीढ़ी से ज़्यादा नॉलेजेबल थी, ज़्यादा जानकार थी, ज़्यादा जगह एक दूसरे से उनकी जान पहचान। वो पीढ़ी भी जब इसी में वापस अपना योगदान देती है तो अगली पीढ़ी और आगे निकलती है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमारे देश में IIT कहा जाता है। मैं खुद IIT कानपुर से पढ़ा हूँ। IIT का नाम भारत में सिर्फ इसलिए नहीं है कि बहुत पढ़ के एक एग्जाम निकाल के बच्चे जाते हैं। IIT का नाम इसलिए है कि IIT से जो बच्चे निकले, मैं आज भी कहीं फंसता हूँ, अगर मैं अपने IIT वाले लोगों को देखना चालू करूँ तो मुझे कोई ना कोई हर जगह पे मिल जाता है। मेरे कॉलेज के सीनियर ना सिर्फ सरकारी नौकरी या व्यवसाय, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं, बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर रहे हैं, लेकिन राजनीति में बात करें तो मुख्यमंत्री रहे हैं। आप गायन में बात करें तो मेरे कॉलेज के सीनियर जिन्होंने मूवीज डायरेक्ट की हैं। तो वो एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, जिससे अगली पीढ़ी और आगे तेज चलती है। ये इसलिए आवश्यक है कि जितने लोगों ने यहाँ पे आके बताया, पूर्व एलुमनाई आए, जो हर बात से कांस्टेंट दिख रही थी वो ये दिख रही थी कि लोगों का अपने स्कूल के प्रति प्यार। और एक साहब ने बहुत अच्छा बोला, जो आप हमारे यहाँ के पूर्व प्राचार्य रहे हैं, कि इस मंदिर का आचार्य बनने का मेरा सौभाग्य था। आज की परिस्थिति में हमारे ग्रामीण परिवेश में स्पेशली सबसे बड़ा मंदिर अगर आप बात करेंगे तो वो स्कूल है। अगर हमारा स्कूल, उस मंदिर में बच्चे अच्छे निकलेंगे तो वो अपने साथ पूरा का पूरा गांव और परिवेश को उठाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो लोग आगे बैठे उनकी है, और जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनकी है, कि आप इसका महत्व समझें। और इस चीज में, सोशल कैपिटल में, हम बोलते हैं कि हम सरकार में, हम जब से बोलाते हैं कि रोड बनाओगे तो आज इतना पैसा लगाओगे, कल इतना पैसा निकलेगा, लोगों का कमाई बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स या कोई भी थ्योरी बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा अगर समाज में कमाई होती है किसी चीज की, वो शिक्षा से होती है। अगर आप शिक्षा में 100 रुपए लगाओगे तो वो 10 गुना निकलता है। आप रोड में 100 रुपए लगाओगे तो वो दुगना ही हो पाएगा। तो ये जो इतने सालों की मेहनत है, उससे जो आपको फल दिख रहा है, इस फल में अगर उतनी ही मेहनत कंटिन्यू की जाए तो दिन दुगनी रात चौगनी वाले स्पीड से आपका पूरी की पूरी आसपास में प्रगति आती है। तो मेरी आशा है कि जिस तन मन से लोगों ने इसको सींचा है, उसी पेड़ को आप लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरा मैं जो बिंदु छेड़ना चाहूंगा, ये स्पेशली बच्चों के लिए है। आपको यहाँ पे आके आपके आचार्य जी ने, कईयों ने बोला पढ़ाई करो, सोशल मीडिया से दूर रहो। मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा जब मैं स्कूल में था या मैं जब कॉलेज में भी गया, तो मेरे माता पिताजी ने, मेरे गुरुजी ने मेरे साथ एक धोखा बहुत बड़ा किया। वो हमेशा मुझे बोलते थे 10वीं में आए हो तो बस बोर्ड पास कर लो, उसके बाद जिंदगी आसान है। फिर मैं 12वीं गया, 12वीं में अच्छे नंबर ले आओ, अच्छे कॉलेज चले जाओ, जिंदगी आसान है। तो मैं कहा ठीक है, 12वीं में नंबर आ गए, IIT भी हो गया। IIT में जाके मैं देखा वहां भी यही बोल रहे हैं कि यहाँ पढ़ लो, नौकरी लग जाओ, फिर जिंदगी आसान है। तो पहली चीज, जिंदगी कभी आसान नहीं होती है ना। अगर आपको कोई, तो ये पहला भ्रम है जो तोड़ना जरूरी है, कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, शिक्षा का महत्व क्यों है। शिक्षा का महत्व इसलिए है कि शिक्षा एक अकेली चीज है जो एक गांव में पढ़ने वाले बच्चे, जो एक अत्यंत गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को, एक ऐसे आदमी जो बहुत अमीर परिवेश से भी आया है, उसके साथ लड़ने का मौका देती है और उसको आगे जाने का मौका देती है। सबसे सिंपल उदाहरण ले लीजिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आए, टाटा को कितने लोग जानते हैं? टाटा कंपनी के बारे में नाम सुना है बच्चों ने? टाटा के डिश टीवी आता है, टाटा का होता है। टाटा एक ऐसी कंपनी है जो 1900 से चलती आ रही है। एक ऐसी कंपनी जिसने एयरलाइंस बनाई, जिसने प्लांट्स बनाए, हजारों करोड़ की कंपनी है। लेकिन आज आप जब भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं तो सबसे पहले 2 नाम क्या आते हैं? एक अडानी आता है, एक अंबानी आता है। ये दोनों ऐसे लोग थे, एक जो 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिए थे, दूसरे ऐसे जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे। मैं व्यवसायियों का इसलिए नाम दे रहा हूं क्योंकि शिक्षा में तो आपको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। आपको IAS में, आपको प्रधानमंत्रियों में ऐसे मिलेंगे जो लोग बहुत गरीब घर से आए, अपनी मेहनत से एग्जाम निकाला, ऊपर चढ़ गए।
लेकिन व्यवसाय में भी यही स्थिति है कि आदमी 20 साल में भारत की सबसे बड़ी कंपनी से ऊपर जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से। और ऐसा नहीं कि मेहनत के बाद ये चीज़ कम होती, वो आदमी की मेहनत, आज भी आप जाएंगे एक अदानी अंबानी, हमें सोशल मीडिया पे जरूर दिखता है बड़ी गाड़ी है, बड़े बंगले, वो आदमी जितनी मेहनत करता है शायद आप और मैं नहीं कर पाते, क्योंकि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको आदत होनी चाहिए उस मेहनत की, कि आदमी उठे और सुबह से 14 घंटे काम करे। और उस मुकाम पे पहुंचने के लिए तैयारी अभी से शुरू होती है। आप में से कई लोग कभी जिम जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे, मेरा जैसा भी वजन बढ़ गया, बट जब वजन कम करने की बात आती है, वो एक दिन में तो होता नहीं कि आज मैंने तय किया कल से वजन कम होगा तो कल से एकदम वजन कम होना शुरू हो जाए। आदमी की आदत बनती है। उसी तरह पढ़ाई करना भी दिमाग की एक एक्सरसाइज होती है। आज से चालू नहीं करोगे तो एक दिन सडनली नहीं बोल सकते कि यार आज से मैं पढ़ना चालू करूंगा, कल से मैंने 12 घंटे पढ़ना चालू कर दिया। तो ये जो बच्चे बैठे हैं, ये आपको निर्णय लेना है कि कितना ऊपर जाना है। ऊपर जाना इसलिए जरूरी है, मैं जब कानपुर में पढ़ता था IIT में, मैं एक अच्छे परिवेश से आया था, मैं गुड़गांव आ रहा था, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो बहुत ही, कोई इटावा से यूपी में, कोई बहुत ही छोटी छोटी जगह से आए थे। उन लोगों से मैंने बहुत सीखा। साथ ही साथ उन लोगों ने अपने एरिया में, देखिए क्या होता है, आपके यहाँ की समस्याएं अलग हैं, एक बड़े शहर की समस्या अलग है। आपको अगर अपनी समस्या सुलझानी है तो आपको एक ऐसी जगह पहुंचना होगा जहां पे आपको सुलझाने के लिए आपको उसके हथियार मिले। हम यहाँ बात करते हैं कि हमें अपना गांव बहुत बड़ा लगता है, हमें अपना स्कूल बड़ा लगता है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उस कॉलेज का कुल रकबा 1200 एकड़ था। उस कॉलेज में अपनी एरोप्लेन की स्ट्रिप थी, अपने एरोप्लेन्स थे, एक सरकारी कॉलेज था। वहां में गया तो मैंने वहां पे अपने से 10 गुना समझदार, 10 गुना तेज, 10 गुना मेहनती लोग देखे। उन लोगों के साथ संपर्क में, उन लोगों से सीखा और अपने आप में बदलाव लाया। आपसे मेरा अनुरोध होगा, उस चीज को देखिए, मेहनत इसलिए करिए क्योंकि आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है। आपको किस चीज में जाना है? अभी मेरे से पहले आचार्य जी बोले सरकारी नौकरी एकमात्र चीज नहीं होती, मैं बिल्कुल सहमत हूं। सरकारी नौकरी तो बहुत ही नीचे आता है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, मैं अपने परिवार में सरकारी नौकरी में आया क्योंकि पिताजी सरकारी नौकरी में थे, खानदानी पेशा था, हर कोई अगले वाले को सरकारी नौकरी में डाल देता था। मेरे को मौका नहीं मिला कि मैं अपने मन का कर सकूं। मेरा IIT में हो गया तो मुझे लॉ में जाने नहीं दिया घर वालों ने। मैंने अपनी बहन के लिए बहुत लड़ाई करी कि तुम्हें जो करने का मन है वो करो। मेरी बहन ने आर्किटेक्चर किया। आर्किटेक्चर करते हुए मैंने उसको एक चीज बोली, मैं कहा तुम जिस पेशे में जा रही हो इस पेशे में कमाई बहुत कम है। जितना मैं अपनी स्कूल के बाद निकालता था आप लोग शायद उसका 1/10 लोग, लेकिन काम ऐसा करो क्योंकि 12 घंटे काम करना, अगर काम में मजा नहीं आएगा तो आगे चल के मजा नहीं आएगा। इसलिए ये मैं तीसरी सीख बच्चों को देता हूं कि हमेशा माँ बाप या गुरुजी के, माँ बाप और गुरुजी हमेशा चाहेंगे सरकारी नौकरी में जाओ, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो। कारण क्या होता है, पढ़ लिए, इसमें निकल गए, जिंदगी आराम है। आज की तारीख में आपको 4 व्यवसाय बताए इन्होंने, बताया व्यवसाय करो, राजनीति में जाओ, सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी करो। इनमें सबसे आसान सरकारी नौकरी होती है, बाकी सब में इससे बहुत ज्यादा मेहनत है। तो आपके बड़े आपका अच्छे के लिए सोचते हैं कि ये बच्चे अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल कर लिए, बाद में सरकारी नौकरी कर लिए तो जिंदगी आसान है, क्योंकि उनका अनुभव है। लेकिन जिसमें जज्बा है, अगर आपको जो चीज बहुत अच्छी लगती है, आपको अगर अंग्रेजी, आपको हिंदी में, हिंदी लिटरेचर में बहुत अच्छा है और आप उसमें इतनी तल्लीनता से काम करते हो कि आप बहुत बड़े इतिहासकार बन जाओ, तो फिर आपके लिए स्काई इज द लिमिट जो बोलते हैं वो रहता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इस चीज में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो चीज करनी, कुछ तो करना है जिंदगी में, क्या करना है तय करिए। आप जो चीज में जाएंगे उसमें विफलता मिलेंगी। आप पपीते की खेती करेंगे, हो सकता है नहीं चले, लेकिन जब वो पपीते की खेती करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हरी मिर्च भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है तय करिए। और हम इतने कम उम्र में हैं कि हम लोग गलतियां कर सकते हैं। आप 40 की उम्र में शायद उतनी गलतियां ना कर पाए, लेकिन हाँ, जो एक सबसे बड़ी सीख मुझे अपने स्कूल में मिली और मेरे गुरुजी ने दी, आज तक मेरे सबसे बड़ी सीख वही है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आप आज मेहनत करोगे, सफल नहीं होगे, अगली बार मेहनत में वो सफलता हासिल होगी। लोग कहते हैं ना कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, उसका एक चीज हमेशा भूल जाते हैं
ऐसा नहीं होता कि वो सूरज 10वीं में ही उग जाएगा या 12वीं में ही उग जाएगा या कॉलेज के बाद उग जाएगा। सूरज 30 साल की उम्र में भी उग सकता है, 40 साल की उम्र में भी उग सकता है। सलाम उस आदमी को की जाती है जो लगातार मेहनत पे लगा रहता है, विफलताओं से नहीं डरता है। मैंने मेहनत करी, अच्छा निकला बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छा निकला तो आगे मेहनत करूंगा। और जो साहब ने बोला संस्कार की बात, यही चीज आप अपने स्कूल में सीखते हो। जब आप गीता पढ़ते हो, गीता का एक श्लोक होता है ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, समझ बड़ा लेट आता है। उसका मकसद ही यही था कि अगर आप फल के पीछे भागोगे तो जब सफलता नहीं मिलेगी आदमी हताश हो जाता है, लेकिन जब आप मेहनत के पीछे भागोगे तो फल नहीं भी मिला आदमी को लगता है मैंने मेहनत तो करी, मेरा उद्देश्य मेहनत था, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। और ऐसी स्थिति में हमेशा कभी ना कभी फल मिलता है। मेरे हिसाब से मेरा प्रवचन ज़्यादा हो गया, लेकिन आप लोगों के साथ यहाँ के लोगों का सुनना बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी मैं जो दोबारा हूँ तो मुझे ये और बेहतर स्थिति में दिखे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े दिखें। और शिक्षा के प्रति जो आप लोगों का एक मन से भावना है, उस भावना को और ज़्यादा सिद्ध करते हुए स्कूल का, इस गांव का, इस पूरे एरिया का नाम छत्तीसगढ़ नहीं भारत में रोशन हो कि ये एक ऐसा एरिया है जहां हर आदमी शिक्षा के प्रति इतना समर्पित है। उससे देखो कि कैसे समाज पूरा उठर उठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चल तू चले।